सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी फ्रेंड उन्होंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है या फिर भी उन्होंने अभी अभी स्टार्ट भी करी है, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं डेयरी फार्म स्टार्ट करने के टाइम पे। क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपके प्रॉफिट और लॉस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देखिए कि जब भी आपको डेयरी फार्मिंग अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको अपने लैंड का जायज़ा लेना है कि आपके पास टोटल ज़मीन कितनी है, कितना आप हरा चारा उगा सकते हो, कितना आप टोटल खेती कर सकते हो। कहने का मतलब है कि लैंड से आपको ये आइडिया लगेगा कि आप कितने एनिमल जो हैं वो प्रॉफिटेबली अपने फार्म पे रख सकते हो। क्योंकि जो सबसे सस्ता चारा होता है, जो हरा चारा हो चाहे वो साइलेज हो, वो जितना आप अपने लैंड में उगा सकते हैं या जितना सस्ते से सस्ता आप हरा चारा या साइलेज के लिए फसल उगा सकते हैं उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आप बिना लैंड के डेयरी फार्मिंग कर रहे हो या फिर आप साइलेज बाहर से ख़रीद रहे हो, किसी कंपनी से ख़रीद रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन फॉडर बाहर से ख़रीद रहे हो, या ये जो वीट स्ट्रॉ होती है, तूड़ी है, राइस स्ट्रॉ है, पराली या कोई भी किसी भी तरह का भूसा है, आजकल इसके भी रेट बहुत ज़्यादा हैं। 700 रुपये से लेके 1000 रुपये कुंटल तक आराम से इनके रेट हैं। तो ये अगर आप रेगुलरली बाहर से परचेज़ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है डेयरी फार्मिंग करना। अगर आपके पास एक सस्ता लैंड नहीं है जिस पे आप कम रेट में हरी फसल उगा सको, तो ये बहुत ज़रूरी है आप उसी प्रोपोर्शन में एनिमल्स ख़रीदने के लिए सोचें कि जितनों के लिए आप इजीली हरा चारा या साइलेज, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है जो फार्म है वो कंसंट्रेट फीड और भूसे पे चलाना, क्योंकि आजकल इन दोनों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो अगर आपको सस्ते रेटों में मिल्क प्रोड्यूस करना है तो आप हरा चारा और साइलेज इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको 12 महीने अवेलेबल रखना है। और अगर आपके पास खुद का लैंड नहीं है तो आपको फिर देखना होगा कि आसपास आपको हरा चारा कम रेट में मिल सकता है कि नहीं, या आसपास आपको जो ज़मीन है वो कम रेंट पे मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि उसी से आप फिर कवरिंग भी करनी है ना आपको सारे रेट की। तो पहले तो आप इस चीज़ को पूरा एनालाइज कीजिए डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले कि आप कितना हरा चारा प्रोड्यूस कर सकते हैं या कितना हरा चारा या साइलेज ले सकते हैं कम से कम रेट पे। क्योंकि ज़्यादा एनिमल अगर आप रखोगे और उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, आपके पास उतना लैंड नहीं है उनके लिए फॉडर उगाने के लिए, तो फिर आपको समस्या आने वाली है। क्योंकि आजकल जो सामान बाहर से आता है उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, लैंड के बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप एनिमल जो है वो कहाँ से परचेज़ करोगे। एनिमल परचेज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल इसके अंदर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। बहुत ज़्यादा सप्लायर हैं जो गायों को बिल्कुल नहला धुला के चमका के खड़ा कर देते हैं और वो बताते हैं कुछ भी कि ये इस सीमन की है, ये इस लैक्टेशन की है, जो कि जनरली 90% झूठ होता है। बहुत सारे मैसेज भी आते हैं हमारे पास, जनरली जो वो गाय लेके जाते हैं वो उतना दूध नहीं देती। तो आपको डायरेक्ट कोशिश करनी है कि आप किसान के घर से गाय खरीदें या ब्रीडर के घर से गाय खरीदें। उसके अंदर आपको एक तो ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो कमीशन है वो बचेगा, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कमीशन, ये 5-5, 10-10 हज़ार रुपये नॉर्मली एक गाय पे ले लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ तो ऐसे भी सप्लायर हैं जो 10,000 से भी ज़्यादा पर गाय पे कमीशन ले लेते हैं। इसमें ना जो फ़ायदा है ना किसान या ब्रीडर का होता है, और ना ही फ़ायदा जो व्यक्ति फार्म स्टार्ट कर रहा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो सारा का सारा इसके अंदर फ़ायदा है वो डायरेक्ट आपका कमीशन वालों का होता है, जो बीच में सप्लायर हैं। और कोई गारंटी भी नहीं होती। वो जनरली क्या करते हैं, सस्ती गाय खरीदते हैं, महंगे में बेच देते हैं। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो महाराष्ट्र से, बिहार से
इधर से आते हैं, यूपी से आते हैं, कई बार वो स्टार्टिंग करते हैं फार्म की, उनको नॉलेज नहीं होती है, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मोटा लॉस भी हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट, लैंड के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो गाय हैं वो कोशिश करें कि डायरेक्ट किसान से ख़रीदें या फिर डायरेक्ट ब्रीडर से ही ख़रीदें। उसमें आपको थोड़ा पैसे का भी एडवांटेज मिलेगा और आप अपनी पसंद से अच्छी गाय भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो सप्लायर क्या करते हैं, 8-10 गायें कहीं से ख़रीद के लाते हैं, उनको नहला धुला के अच्छे से नई अलग अलग तरह की उनको वो लगा के मोरी वगैरह पूरा बांध के रखते हैं, पूरा साफ़ सुथरा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें देखना है ब्रीड को। आप ब्रीड की तरफ जाओगे तभी आपको डेयरी फार्मिंग के अंदर फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो कई बार देखते हैं कि लंबी, बहुत ऊंची चौड़ी लंबी गाय हैं, वो ज़्यादा दूध देगी। ऐसा होता नहीं है, ये सब जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा बड़े साइज़ की गाय हैं और अगर वो 2-4 लीटर दूध फालतू भी देगी तो वो उतना ज़्यादा खाएगी भी। आपको एक्चुअली में प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है कि हमें नेट प्रॉफिट जो है वो फार्म का देखना है कि कौन सा एनिमल हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे सबसे पहले आपको लैंड अपना एनालाइज करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आप एनिमल्स कहाँ से परचेज़ करें, और एनिमल परचेज़ करने से पहले, जब भी आप एनिमल परचेज़ के लिए जाते हो, उससे पहले आपको अपना जो उनके लिए न्यूट्रिशन है, चारा है, वो अरेंज पहले ही करके रखना है पीछे से। उनको पूरी, अगर आप अच्छी ब्रीड की HF गाय लेके आ रहे हो तो आपको अपने शेड में उनके लिए सुविधाएं भी देनी होंगी, क्योंकि जो सर्दियों के 2-4 महीने हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो वो आराम से आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगी। लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा या बारिश का महीना आएगा, जिस टाइम उमस होगी, मच्छर मक्खी होगी, तो आपको अपने फार्म पे उन गायों को लाने से पहले, अगर आप अच्छे ब्रीड की HF और जर्सी ला रहे हो तो उनको अच्छा सारा कंफर्ट भी देना है उनको बहुत, ताकि वो बिल्कुल आराम से रहें। उनके लिए कच्ची ज़मीन होनी चाहिए बैठने के लिए। HF जर्सी अगर लंबे टाइम तक पक्के फर्श पे रहती है, उनको लेमनेस की समस्या भी हो जाती है। तो आपको उनका जो कंफर्ट है उसका भी ध्यान रखना है। उनके लिए पंखे वगैरह, फॉगर, उनको नहलाने का सिस्टम, उनको बैठने के लिए अच्छी मुलायम जगह, या तो आपने रेत डलवा रखा हो या मैट हो या कच्ची जगह हो, और उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, साइलेज या ग्रीन ग्रास में से। फीड भी आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि जैसे ही वो एनिमल आपके फार्म पे शिफ्ट होते हैं, आप उनका शुरू से ही अच्छी देखभाल करो। और आप प्रेग्नेंट अगर एनिमल लाते हो तो प्रेग्नेंट एनिमल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें आपको जो चीज़ें देनी है, ट्रांजिशन फीड है, बाईपास फैट है, विटामिन्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही अरेंज करके चलनी है। ये नहीं है कि आप पहले एनिमल उठा के ले आए हो, सीधा ख़रीद के ले आए हो और उसके बाद आके चीज़ें ढूंढ रहे हो, क्योंकि एनिमल को थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। जब वो जगह चेंज करता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस भी होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम से कम हो। तो ये चीज़ें भी आपको पहले से ही एनालाइज करके रखनी है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने ज़मीन के प्रोपोर्शन में एनिमल ख़रीदें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर ज़मीन कम है तो आप ऐसी लोकेशन ढूंढिए अपने आसपास जहाँ से आपको सस्ता हरा चारा मिले, या फिर सस्ता ज़मीन भी मिल जाए जिसके ऊपर आप फार्मिंग कर सको। क्योंकि आप कुछ जो फार्मिंग का रेंट है जो ज़मीन का है, वो आप कोई एक फसल उगा के भी दे सकते हो 4-5 महीने, और बाकी 7-8 महीने जो आपके पास बचेंगे उसमें आप अपने एनिमल्स के लिए फॉडर उगा सकते हो। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एनिमल अच्छी जगह से ख़रीदें, ज़्यादा सप्लायरों के झांसे में मत आएँ, किसान के घर से डायरेक्ट ख़रीदें या ब्रीडर के घर से डायरेक्ट ख़रीदें। और तीसरा जो पॉइंट है वो एनिमल को लाने से पहले उनका फीड का, साइलेज का, उनका जितना भी कंफर्ट है उसका पहले से ही पूरा अरेंजमेंट रखें। अगर आप ये सारी तैयारियां पहले से तैयार करके रखेंगे तो आपको जो डेयरी फार्मिंग में लॉस होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होंगे। इसके बाद आपको आता है अगला पॉइंट। डेयरी फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि ब्रीडिंग करना है।
वो आपको देखना है कि अब आपके एरिया में आप एनिमल्स भी ले आए, आपने उनकी मिल्किंग स्टार्ट कर दी है, सब कुछ आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब आगे 2-4 महीने के बाद आपको वो एनिमल्स जो हैं वो दोबारा से प्रेग्नेंट भी कराने हैं। तो इस चीज़ का आपको एक अपने एरिया में पहले से ही अच्छा वेटनरी डॉक्टर सर्च करें, और अगर आपके एरिया में कोई अच्छा वेटनरी डॉक्टर नहीं है तो बेटर है कि आप 15-20 दिन का, 1 महीने का कहीं से कोई कोर्स करें, पहले एआई का कोर्स करें, या फिर आप जिसके अंदर इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके एरिया में डॉक्टर नहीं है कोई, तो आपको बहुत समस्या होने वाली है डेयरी फार्मिंग में। या अगर आपके एरिया में अच्छा सीमन नहीं मिलता है तो आप एआई अच्छी कैसे कराओगे, आगे ब्रीडिंग कैसे करोगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अंदर आप या तो खुद फिर कोर्स कीजिए, पहले महीना कुछ आप स्टार्टिंग कर लीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट एआई करना और इंजेक्शन वगैरह बेसिक चीज़ें आपको आती हों। और अगर आपके एरिया में कोई अच्छा सीमन नहीं मिलता है और आप एक बड़ा फार्म चलाना चाहते हो, तो आप पहले ही एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर खरीद लीजिए, जिसके अंदर फिर आप उस सीमन को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 1-2 महीने में एक बार डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और सीमन ले आइए। और बड़ा सिलेंडर लेने का फ़ायदा ये है कि उसकी गैस भी आपकी 40-50 दिन आराम से चल जाती है, ताकि आपको इसके लिए भी रोज़ चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि अगला जो स्टेज वो यही है कि आपको ब्रीडिंग करनी है ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप अच्छी हीफर्स तैयार करोगे तो ये चीज़ें भी जो ब्रीडिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ें भी आप अच्छे से पहले से ही पूरी तैयार रखिए। उसके बाद डेयरी फार्मिंग में जो अगला स्टेप आएगा, कई बार क्या होता है काफ़ी एनिमल बीमार भी होते हैं, तो आप डेली स्टडी भी कीजिए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं एनिमल्स को। जैसे जो भी है भाई, जूं चिचड़ी से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से, डीवर्मिंग कब करनी होती है, डीवर्मिंग के कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, बुखार है तो कौन सा ट्रीटमेंट, आपको बेसिक ट्रीटमेंट सभी बीमारियों का करना आना चाहिए। बुखार है तो क्या क्या लगाना है, अगर बाई चांस थलेरिया हो गया है, मेस्टाइटस हो गया है, तो ये सारी जितनी भी बेसिक बीमारियां हैं आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इनको पहचान आना चाहिए कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आप इनका ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि अगर आप अपने फार्म पे पशुओं की बीमारियों को एडवांस में बहुत जल्दी पहचान लेंगे तो आपके फार्म पे लॉस बहुत कम होगा। तो आप सभी जितने भी एनिमल की बीमारियां होती हैं उनके बारे में स्टडी कीजिए, चाहे यूट्यूब से कीजिए, चाहे बुक्स के माध्यम से कीजिए, लेकिन इनके अंदर आप थोड़ी इसकी अगर स्टडी करोगे तो आपको डेयरी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे जो मैंने 5-6 बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, इनका आप ध्यान में रखिए डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपको जो लॉस है वो नहीं होगा डेयरी फार्मिंग में, जो जनरली काफ़ी फार्मर्स कहते हैं कि हो जाता है। आप ध्यान से अगर स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी और आपका जो फार्म है वो जो डेफिनेटली है वो प्रॉफिट में चलेगा। तो ध्यान रखिए और अच्छे से डेयरी फार्मिंग कीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं आती है अगर आप सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।